खानदानी अमीर घर का छोटा बेटा व्योम सूर्यवंशी एक गरीब लड़की से प्यार कर उसे अपनी पत्नी बनाकर महल की दहलीज पर ले आता है। ये देख उसकी माँ स्वर्णा गुस्से में आ जाती है। व्योम, तुमने हमारे बेटे होकर इस खानदानी महल की ही नहीं खानदानी रीति रिवाज को भी तोड़ा है। तुम एक गरीब लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? क्या जात है, क्या बिरादरी है, माँ बाप क्या काम करते हैं, क्या इससे हमारे खानदान को कोई फर्क नहीं पड़ता? बताओ व्योम सूर्यवंशी। मासा, मैं जानता हूँ कि मैंने जानबूझकर गलती की है, लेकिन प्यार जानबूझकर नहीं, और मैं अपर्णा से बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरी सुनती नहीं, इसलिए मैंने शादी करके ले आया। अब वैसे भी इसका हमारे खानदान से नाम जुड़ चुका है। ये कौन है या इसके माता पिता क्या है, किसी को क्या फर्क पड़ता है? अब ये हमारे सूर्यवंशी खानदान की बहू है। मासा, खामोश व्योम, खामोश। जरा अपनी भाभी सा की ओर देखो, कितना तेज है उसके चेहरे पर। दूर से लोग मेनका को देख प्रणाम करते हैं, और इस गरीब को कौन करेगा? किसी फकीर से कम नहीं तुम्हारी ये बीवी, और मुझे नहीं लगता ये हमारे खानदानी तौर तरीके कभी सीख पाएगी। मासा प्लीज आप ऐसे मत कहिए। आप नहीं अपनाएंगी तो हम टूट जाएंगे। अपर्णा जरूर सीख जाएगी। मासा, व्योम कह रहा है तो मान जाइए ना। और वैसे भी अब अपर्णा इस खानदानी घर की बहू है। आप नहीं अपनाएंगी तो समाज हमारे बारे में बातें करेगा। युवराज ठीक कह रहा है। जितनी भी इस खानदानी घर की इज्जत है वो सब खराब हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसीलिए हम तुम्हें अपना रहे हैं। मेनका बहू, इसका गृह प्रवेश करो। अब ये दिन आ गए मासा हमारे कि हम इस गरीब का गृह प्रवेश करवाएं। खैर, आपका जो हुक्म मासा। पृथ्वी जी, आज आपके बेटे ने एक कदम उठाकर हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। यह कहकर स्वर्णा व्योम की तरफ देखकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं मेनका अपर्णा का गृह प्रवेश करती है। तत्पश्चात अपर्णा अपने बड़े से महल वाले कमरे में आकर स्तब्ध रह जाती है। बाप रे, ये तो इतना बड़ा कमरा है व्योम जी। यहाँ मेरे गली के 2-3 परिवार वाले रह लें। ये सुंदर सुंदर पेंटिंग, ये दीवार और ये बिस्तर का नरम गद्दा, सब बहुत अच्छा है। मासा बहुत कठोर सी हैं व्योम जी। बिल्कुल पुराने जमाने की रानी जैसा नूर है उनके चेहरे पर। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे अब तुम इस खानदानी महल की छोटी बहू बन चुकी हो। बस मासा के खानदानी तौर तरीकों को अपना लो, उसके बाद सब अच्छा होगा। जी बिल्कुल। तब दोनों थकान से सो जाते हैं। अगली सुबह के 4 बजे स्वर्णा मंदिर में होती है। तभी चिल्लाकर नौकरानियों से कहती है, सुबह के 4 बज रहे हैं। कोहिनूर, वो नई बहू कहाँ है? क्या उसने अभी तक अपनी पहली रसोई नहीं करी, ना उठी और पूजा के लिए भी शामिल नहीं हुई? मासा देखा, उसने हमारे पहले ही खानदानी नियम को तोड़ दिया। हम सब 4 बजे यहाँ इकट्ठे होकर पूजा करते हैं, और आज तो देवर जी भी उसकी वजह से नहीं आए। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। शांत हो जाओ स्वर्णा, बच्चे हैं अभी वो। नहीं, एक बार की गई गलती बार बार होती है। रुकिए आप। तब स्वर्णा जोर से अपने बेटे को आवाज देती है कि व्योम बिस्तर से सोते समय गिर जाता है और घबरा कर उठता है। ये क्या? सुबह के 5:30 बज गए। हम लेट हो गए। अपर्णा जल्दी से उठो, मासा नाराज हो जाएंगी। हमारा खानदानी नियम है कि हमें सुबह 4 बजे मंदिर में मौजूद होना होता है। तब दोनों जल्दी नहाकर पूजा में सम्मिलित होते हैं। प्रणाम मासा, क्षमा कीजिए, मुझे यहाँ के खानदानी नियम के बारे में पता नहीं था। आगे से कभी देरी नहीं होगी। लड़की, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है जो हम माफ कर रहे हैं। हमारे खानदानी नियम को तोड़ने की आगे से जुर्रत मत करना। तब पूजा होने के बाद खड़ी क्या हो, जाओ अपनी पहली रसोई में हमारे घर का खानदानी मीठा श्रीखंड बनाकर लाओ। तब अपर्णा बहुत ज्यादा सहम जाती है और श्रीखंड बनाकर सबको खिलाती है। ये खाना बनाया है तुमने अपर्णा? हम तो पहले से ही जानते थे कि ये लड़की अपने अमीर खानदानी ससुराल के लायक नहीं है, फिर भी हमें इसे अपनाना पड़ा। हमारे खानदान में ऐसा श्रीखंड नहीं बनता, ना इसमें मेवे है ना केसर। कभी खाया है गरीबी की उपज कहीं की? लेकिन मासा, भले ही हमारे खानदान का केसर पिस्ता श्रीखंड नहीं बनाया, लेकिन ये आम श्रीखंड भी अच्छा लग रहा है। युवराज, खानदानी चीजों में हम ये बदलाव नहीं सहेंगे। सॉरी मासा। मासा मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा बना कर लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद तुम्हें अपनी जेठानी के साथ काली माता के मंदिर जाना है। हर शनिवार हम यहाँ जाते। इस बार तुम दिया जलाओगी। लेकिन ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? कहीं से भी हमारी खानदानी बहू लग रही हो? ना जेवर है, ना सिर पर पल्ला, भद्दी सी साड़ी पहनी है। मेनका, इसे कपड़े दो, बल्कि तैयार कर दो। ठीक है मासा, हम ये सब याद रखेंगे।
तब सब अपने कमरे में चले जाते हैं और अपर्णा खानदानी बहू बनकर मेनका के साथ काली माँ के मंदिर में दीपक जलाकर आ जाती है। उसके बाद अपर्णा अपने कमरे में फोन में रील देखकर जोर से हंसती है। तब गुजरते हुए सास देख लेती है। अपर्णा बहू, ये सब क्या है? ये तुम्हारा गरीब मायका नहीं है जहाँ बेअदब से कैसे भी हंस सकती हो, बैठ सकती हो। जरा अपना बैठने का तरीका देखो। तुम खानदानी घर की बहू हो, इस तरह तुम्हें शोभा नहीं देता। और ऐसे दिन दहाड़े बेशर्मों की तरह हंसना तो बिल्कुल नहीं। माफ कीजिएगा मासा, हमसे गलती हो गई। इसके बाद अपर्णा कोशिश करती है कि वो सास की नजरों से दूर रहे और टाइम पर उसका कहना मानती है। टाइम से 4 बजे उठकर खानदानी बहू की तरह पूजा, घर का खाना बनाती है। घर में ढेर सारे नौकर चाकर काम करते हैं। अपर्णा उन पर नजर रखती है। वहीं चंट जेठानी भी गरीब बहू को डांट पड़वाने के लिए उसके काम को खराब करती रहती है, जैसे कि पौधों को खराब करना, खाने में मिलावट। एक दिन सास अपने कमरे में बहुओं को बुलाकर ढेर सारे हीरे, सोने, चांदी, पैसे एक थाल में रखती है। बाप रे, इतने सारे सोने चांदी के जेवरात, पैसे! माँ जी, आप इन्हें निकाल क्यों नहीं हैं? अब तुम गरीब हो, इसमें तुम्हारा भी क्या ही दोष है। कभी इतना सारा सोना चांदी पैसा तुमने देखा ही नहीं है, लेकिन अब देख लो। वैसे माँ जी, ये सब अपनी देवरानी की बेटी की शादी में दे रही हैं। क्या? लेकिन इतना सब कुछ देने की क्या जरूरत है मासा? आप 1-2 चीज भी तो दे सकती हैं। तुम कभी हम जैसे खानदानी लोगों की शान शौकत के बारे में समझ ही नहीं पाओगी लड़की। हमारे खानदान में शादियों में ऐसे ही खानदानी जेवर, तोहफे और पैसे दिए जाते हैं। ये लो मेनका बहू, उस शादी में खानदानी कंगन पहनना। और मासा मैं मुझे नहीं लगता तुम अभी हमारे खानदानी जेवर के लायक हो। जब इस चीज के लायक हो जाओगी, तुम जैसी गरीब लड़की, तब मैं तुम्हें दूंगी। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। बार बार गरीबी के ताने सुनकर अपर्णा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर घर के सारे लोग खानदानी कपड़े पहनकर ये सारे तोहफे शादी में देकर आते हैं। जहां बहू अजीब तरीके से चलती उठती बैठती है, तो स्वर्णा उसे वहां पर भी खानदानी नियम सिखाने लगती है। 2 दिन बाद युवराज परेशान होकर कहता है, मासा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं अब हम सबका क्या होगा, कहाँ रहेंगे। युवराज, ये तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया? और कहाँ रहेंगे का क्या मतलब है? हमारा ये खानदानी महल है, हम यहाँ रहेंगे। नहीं मासा, मेरी वजह से ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल कल लॉकर में से मैं इंपॉर्टेंट फाइल ले गया था। ऑफिस की फाइल की जगह कब महल के प्रॉपर्टी के कागज ले गया, पता ही नहीं चला। और अब मेरी क्लाइंट ने हमारा घर हथिया लिया है। अब क्या करें? ओरिजिनल पेपर उसके पास है। क्या बदतमीज नालायक, ये तूने क्या किया? अब हमारा क्या होगा? हम सब तो सड़क पर आ जाएंगे। मैं अपना ये खानदानी महल, अपना खानदानी ससुराल किसी और के नाम नहीं करवा सकती। मुझे वो प्रॉपर्टी के कागज वापस चाहिए। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं वो खानदानी प्रॉपर्टी के कागज लाऊंगी। लगता है इस गरीब का दिमाग खराब हो गया है। अब मैं तो इस पनौती घर में नहीं रह सकती। अच्छा हुआ मैंने अपने खानदानी चीज और जेवर पहले ही ले लिए थे। मैं यहाँ से जा रही हूँ। जब सब कुछ ठीक होने लगेगा तो बेशक आ जाऊंगी। मेनका नहीं मेनका, रुको। हे भगवान, जिस खानदानी घर पर मुझे गुरूर था, अब वही नहीं रहेगा। तभी मेनका अपना बैग लेकर मायके चली जाती है। 3 दिन गुजर जाते हैं, जिससे सास परेशान होती है, ठीक से खाना नहीं खाती। तब अपर्णा उसका ख्याल रखती है। साथ ही अपर्णा अपने जेठ के साथ प्लान बनाकर भेष बदलकर उसके क्लाइंट के ऑफिस पहुंच जाती है और वहां अपने खानदानी महल के प्रॉपर्टी के कागज ढूंढती है, जिसे चुराकर वो घर ले आती है और सास को खानदानी प्रॉपर्टी के कागज हाथ में सौंप देती है। क्या सच में ये मेरे खानदानी महल के कागज हैं? बहू, तू सच में ले आई? तूने तो हमें सड़क पर आने से बचा लिया। देखा मासा, ये मैं अकेले नहीं कर सकता था, और अपर्णा ने ये कागज वहां से लाकर साबित कर दिया कि वो इस घर की खानदानी बहू बनने के लायक है। तूने बिल्कुल ठीक कहा युवराज। एक वो है जो ऐसे हालात में हमें छोड़कर चली गई, और एक ये है इसने हमारी सेवा पानी भी की और इस खानदानी महल को भी बचा लिया। इसीलिए अब वो खानदानी हार अपर्णा बहू को देने का वक्त आ गया है। मासा, इसकी क्या जरूरत है? आपने अपना लिया, यही बहुत है। नहीं बहू, खानदानी हार मैं तुझे ही दूंगी। तब सास खानदानी हार लॉकर से लाकर गरीब बहू को पहनाती है कि मेनका को प्रॉपर्टी के कागज की खबर मिल जाती है और वो घर पहुंच जाती है। मासा, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं इस घर की खानदानी बड़ी बहू हूँ और आप ये खानदानी हार मुझे देंगी, ना कि इसको। नहीं मेनका बहू, तू मुझे ऐसे वक्त में छोड़कर चली गई, लेकिन बहू होने का फर्ज सिर्फ इसने निभाया है।
और ये खानदानी हार, बल्कि इस घर की असली मालकिन भी यही है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो आज ये खानदानी महल भी नहीं होता। तब सास घर की चाबी भी अपर्णा के हाथों में सौंप देती है और यहाँ लालची मेनका को मात मिलती है। 1 साल गुजर जाता है। अपर्णा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और अपने खानदानी ससुराल की जिम्मेदारी को यूं ही निभाती है। बाप रे, ये तो गट्टे की सब्जी बनने में कितना टाइम लेती है। ऊपर से इस मई की गर्मी ने मार रखा है। महिमा जल्दी से काम कर ले, बाहर मेहमान बैठे हैं, ये शिकंजी चावल सब तैयार है। अरे बहू, बाहर मेहमान बैठे हैं, काम हुआ तेरा? कब खाना लेकर आएगी? बस 5 मिनट दे दीजिए माँ जी, खाना बस प्लेट में लगा कर ला ही रही हूँ। जब तक शिकंजी दे देती हूँ, 1 मिनट पल्लू तो कर लूँ। तब महिमा घूंघट करके बाहर आए मेहमान को शिकंजी देती है और पैर छूकर नमस्ते करती है। वाह, आपकी नई बहू ने शिकंजी बहुत अच्छी बनाई है। जीते रहो बेटा। ये तो है, और भाई साहब आपकी तो बहू भी बहुत संस्कारी है। संस्कारी तो होनी ही थी, आखिर मेरी पत्नी इसे गांव से चुनकर जो लाई है। हमारी बहू गांव की और संस्कारों से भरी हुई है। जाओ बहू, खाना भी परोस दो। जी पापा जी। इतने में महिमा खाना लाकर रख देती है। खाना खाकर भी सब बहुत खुश होते हैं। मजा आ गया बहू, लेकिन इतनी गर्मी में तुमने ये तैयारी कैसे कर ली? किचन में एसी लगा हुआ है क्या? नहीं चाचा जी, रसोई में कोई एसी नहीं है, मुझे ऐसे ही काम करने की आदत है। भला हो भाभी आपका, गांव की बहू बहुत समझदार और संस्कारी है, जो इतनी गर्मी में भी सबके बारे में सोच रही है। अब तो मैं आपकी दूसरी बहू भी देखना चाहता हूँ कि वो कैसी आएगी। इसमें देखना क्या है, वो भी संस्कारों से भरी आएगी। मेरे छोटे बेटे की बहू, अगले महीने शादी है, जल्दी हम आपको बुलाएंगे। अच्छी बात है, हमें भी महंगी महंगी मिठाई खाने का दोबारा मौका मिल जाएगा। मेहमान बहू को शगुन देकर चले जाते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। गायत्री के छोटे बेटे रमन की शादी पल्लवी नाम की शहर की एक लड़की से हो जाती है, जिसका घर में अच्छे से गृह प्रवेश हो जाता है। शादी के कुछ दिन गुजरते हैं। पल्लवी साड़ी पहनकर गर्मी की वजह से काफी परेशान हो जाती है और एक सुबह, बाप रे बाप, सुबह के 9 बज रहे हैं और इतनी तेज धूप आ रही है ना बाहर से रसोई में। ऊपर से इस रसोई में एसी भी नहीं है, कैसे मैनेज करूं मैं? खाना बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है और मेरा मेकअप भी खराब हो रहा है। पल्लवी, क्या हुआ तुम्हें? क्या होगा मुझे जेठानी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरा मेकअप खराब हो रहा है? इतनी गर्मी की वजह से धूप आ रही है, मुझे खाना नहीं बनाया जाएगा। आप बना लो, सुबह का काम आप किया करो, मैं रात का काम कर लिया करूंगी। ऊपर से इतनी हैवी साड़ी पहननी पड़ती है और आप घूंघट क्यों करती हो? गर्मी नहीं लगती क्या? लगती है, पर मुझे इस घर में आए हुए 3 महीने हुए हैं, अभी घूंघट कैसे हटा दूं? हटाना तो तुम्हें भी नहीं चाहिए, पर तुम करती ही नहीं हो। हाँ, क्योंकि मैं आपकी तरह गाँव की गवार नहीं हूँ, शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और ये सब घूंघट वूंघट करने की मुझे आदत नहीं है। इनफैक्ट मैं ये साड़ी भी नहीं पहनना चाहती। ये साड़ी पहनकर कोई रसोई में इतनी गर्मी में कैसे काम कर सकता है? देवरानी जी, आप भी नई नई आई हो, इसीलिए परेशान हो। थोड़े टाइम में आदत पड़ जाएगी। नो वे, आई कांट। क्या बात है पल्लवी बहू? अरे माँ जी, मुझसे इतनी गर्मी में ये भारी सी साड़ी नहीं पहनी जा रही है और मुझे बांधने भी नहीं आती है। मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहती हूँ। और हाँ, मैं सुबह खाना भी नहीं बना सकती, रसोई में बहुत गर्मी लगती है। मैं अब से रात का खाना बनाऊंगी। ठीक है, तुझे रात को खाना बनाना है तो रात को खाना बना ले, लेकिन बहू साड़ी तो तुझे पहननी ही पड़ेगी। अभी तुझे इस घर में आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है और कल मेहमान आ रहे हैं, तो ऐसे ही तैयार होना। बड़ा, मैं तो आज ही शॉपिंग करने जाऊंगी और कल वहीं उन मेहमानों के सामने कंफर्टेबल कपड़े पहनूंगी। इनको जो कहना है कहने दो। सास चली जाती है। महिमा पल्लवी के साथ खाना बनाने में मदद करवा देती है। फिर गर्मी लगने की वजह से महिमा अपने पति को साड़ी दिलाने के लिए कहती है, तो उसके साथ सूती साड़ी लेने चली जाती है। वहीं पल्लवी भी मॉल आकर अपने लिए वेस्टर्न ड्रेस खरीदती है। वाओ, ये ड्रेस कितनी सॉफ्ट है और कंफर्टेबल भी। लेकिन माँ जी को मेरे शॉर्ट ड्रेस पसंद नहीं आए, तो उसके लिए भी मैंने लॉन्ग मैक्सी ड्रेस, गाउन और बॉडीकॉन पसंद कर लिए हैं ताकि ये भी पहन सकूं। पल्लवी कपड़े लेकर घर आ जाती है। ओहो, मैं तो भूल ही गई। शॉपिंग करते करते 7 बज गए। घर पर आई हूँ और मुझे अब डिनर भी बनाना पड़ेगा। क्या करूँ? बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, घर वालों को पता ही नहीं चलेगा। पल्लवी फटाफट खाना ऑर्डर करके घर के बर्तन में परोस कर घर वालों को डिनर के टाइम देती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। वाह पल्लवी, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा टेस्ट कल तो नहीं था। हाँ बहू, मुझे भी यही लग रहा है। माँ जी, इस टाइम मुझे परेशान करने के लिए धूप नहीं थी ना, और मसाले नए लेकर आई हूँ, इसलिए सब्जी अच्छी बन गई है, खा लीजिए। हाँ, ये हो सकता है। घर वाले खाना खा लेते हैं।
पल्लवी खुश होती है। सुबह गर्मी में बड़ी बहू रसोई में खाना बनाती है, लेकिन अपनी नई सूती साड़ी में। तब सास, अरे बहू, ये तुम बूढ़ों जैसी साड़ी क्यों पहन रही हो? पहले वाली क्यों नहीं पहनी? अरे माँ जी, सुबह धूप में रसोई में इतना सारा काम करना पड़ता है कि पसीना आना रुकता ही नहीं है और हालत खराब हो जाती है, इसीलिए हल्की सूती साड़ी लेकर आई हूँ। देखिए कितनी अच्छी है पहनने में, अब तो मुझे घूंघट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साड़ी लाकर तूने अच्छा किया, छोटी बहू को भी बता दे, वो भी कल परेशान हो रही थी ना कपड़े पहनने से। माँ जी, मैं उसके लिए भी 2 साड़ी लेकर आई हूँ, उसे दे देती हूँ। सुबह सबको चाय नाश्ता और टिफिन देने के बाद महिमा पल्लवी को सूती साड़ी देने जाती है, जिसे देख पल्लवी साड़ी को जमीन पर फेंक देती है। ये क्या जेठानी जी, 80 साल की बूढ़े लोगों वाली साड़ी है, मैं इसे कभी नहीं पहनूंगी, आप रहने दीजिए। कल मैंने अपने लिए शॉपिंग कर ली है, मैं वही पहनूंगी आज। लेकिन पल्लवी, एक बार साड़ी पहनकर तो देखो। नहीं, मुझे नहीं पहननी। तब महिमा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मेहमान आते हैं तो पल्लवी शॉर्ट ड्रेस पहनकर कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर मेहमान के सामने चली जाती है। ये देख वो शॉक्ड होते हैं। बाप रे, छोटी बहू, ये तुम कैसे कपड़े पहनकर आई हो हमारे सामने? कुछ शर्म हया है कि नहीं? अरे इसमें शर्म हया वाली कौन सी बात है? ये मेरी बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है, जिसे पहनकर मैं आराम से रसोई में काम कर सकती हूँ। आप लोग नहीं समझेंगे, खाना खाइए। सोचा था तुम बड़ी बहू जितनी संस्कारी होगी, लेकिन अब लगता है यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि आप सबकी इज्जत उतरे, और इज्जत तो मैंने भी नहीं उतारी, बस कंफर्टेबल कपड़ों में आ गई हूँ। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, अब मैं ये सब भी नहीं पहन सकती क्या? देख रही हो ना भाभी, अपनी शहर वाली बहू को कितनी बेकार आई है, इज्जत डुबोने वाली। अरे हद कर दी बहू तुमने तो, फौरन अपने कमरे में जाओ। इतने पर भी पल्लवी जाती नहीं है। तब महिमा हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है, उसे समझाने, लेकिन वो मानती नहीं। दिन गुजरते हैं। पल्लवी शहर की होने के कारण बहुत जिद्दी होती है और घर में मैक्सी ड्रेस और फ्रॉक पहनती है। ऊपर से रात को भी सबको बाहर का खाना खिलाती है। एक रात पड़ोसन घर पर शक्कर लेने आती है, तब पल्लवी बाहर से किए हुए ऑर्डर को सबके सामने परोस देती है। अरे मोरी मैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? गायत्री, तेरी शहर वाली बहू ने रात में कैसे कपड़े पहने? इसे कुछ संस्कार नहीं सिखाए क्या? बड़ी बहू देख अभी भी घर में कैसे घूंघट में रहती है। बहू, तू फिर से इन कपड़ों में आ गई। सुबह तुझे बहू ने भी समझाया था ना। माँ जी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, पहले आप ये बताइए, ये मोटी आंटी यहाँ क्या कर रही है? पल्लवी, ऐसे नहीं बोलते, वो चीनी लेने आई थी तो मैंने उन्हें रोक लिया कि रात का खाना खाकर जाए। जेठानी जी, आप जानबूझकर ऐसा करती है ना ताकि मैं परेशान हो जाऊं, खाना कम पड़े और मुझे बनाना पड़ जाए। लेकिन सॉरी, मैंने बाहर से खाना ऑर्डर करके लिमिटेड खाना मंगाया है, इन्हें इनकी चीनी देकर वापस भेजो। ये सुनकर सास को गुस्सा आता है और वो पल्लवी को चांटा मारती है। बस बहुत हुआ बहू, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। शहर वाली समझकर हम तुझे बर्दाश्त कर रहे थे, बाहर का खाना भी खा रहे थे, लेकिन तू सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से तूने पड़ोसी के सामने भी हमारी बेइज्जती कर दी। माफी मांग अभी। हाँ पल्लवी, तुमने बहुत गलत किया। माँ जी ने तुम्हें समझाया था, मगर गर्मी से परेशान हो तो मेरी तरह सूती साड़ी या जॉर्जेट की और भी साड़ी पहन सकती हो। खाना बनाने के लिए भी रात को बोल दिया था, पर रोज रोज हम बाहर का कब तक खाएंगे? और तुम्हारा इस तरीके से बड़ों को बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं माफी नहीं मांगूंगी। अगर पल्लवी ऐसा है तो फौरन इस घर से चली जाओ, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं रमन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आंटी जी सॉरी, मुझे आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे तुम्हारी कोई माफी नहीं चाहिए। सुधा वहां से चली जाती है। पल्लवी को अपनी गलती का एहसास होता है। जी, मैंने बहुत गलत किया, उन मेहमानों के साथ भी और आंटी जी के साथ भी। मैं चाहती हूँ मैं जेठानी जी से खाना बनाना सीख लूँ और हल्की साड़ी पहनना, फिर मैं उन सबको घर पर दोबारा इनवाइट करूँ, और मैं पक्का ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अगले दिन से ही पल्लवी गांव वाली बहू की तरह सूती साड़ी पहनकर रसोई में खाना बनाना सिखाती है, और एक हफ्ते बाद उन्हीं मेहमान और पड़ोसी को घर पर खाना बनाकर परोसती है, जिसे खाकर मेहमान बहुत खुश होते हैं। तुम्हारा ये रूप देखकर अच्छा लगा बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, पर अब तो तुमने खाना भी अच्छा बनाया है। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही संस्कारी से भरी रहो। हाँ बहू, इस बार तुम ऐसे कपड़ों में भी अच्छी लग रही हो और खाना भी बढ़िया है। और आज मैं तुम्हें दिल से माफ कर रही हूँ, क्योंकि तुमने मॉडर्न होने के बाद भी खुद को बदल लिया, और शर्म तो आंखों से होनी चाहिए, पर्दा करना तो बात की बात है। आप सबने मुझे माफ कर दिया, उसके लिए थैंक यू। जेठानी जी, आपने मुझे बदल दिया, इसके लिए भी थैंक यू। इस तरह पल्लवी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।